Hello everyone, welcome to my channel. So in this video I am going to discuss about all the important articles relating to the Vice President of India. In earlier video we discussed about the President of India, which was the part 1 of Union Executive, and this video is part 2 of Union Executive. Here the Vice President contains articles 63 to 71 and 73. So let's discuss all the important articles. Article 63 talks about that there shall be a Vice President of India. As like Article 52, where it was stated that there shall be a President of India, in the same way, Article 63 talks about that there shall be a Vice President of India. Then the next article is Article 64, which was stated that the Vice President of India shall be an ex officio chairman of Rajya Sabha. यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को दो रोल दिया जाता है. एक तो होता है ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट एंड नेक्स्ट ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए प्रेसिडेंट व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ वैकेंट और व्हेन द प्रेसिडेंट इज़ एब्सेंट. बट देयर इज़ ए कंडीशन. while acting as a president by the vice president, he cannot act in dual functions. That means एक ही टाइम पे वो एक ही फंक्शन कर सकते हैं. या तो वो चेयरमैन का फंक्शन करेंगे एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और ड्यू टू वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का फंक्शंस करना पड़ेगा, तब वो उनका प्रीवियस जो जॉब है उसको छोड़ना पड़ेगा. लाइक चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का जॉब उनको छोड़ के प्रेसिडेंट का काम करना पड़ेगा. उसी टाइम उनको प्रेसिडेंट का सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेज दिया जाएगा एज पर द शेड्यूल 2, और उसी टाइम उनको वाइस प्रेसिडेंट का या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा. So the next two article is Article 65 and 66. 65 talks about that the Vice President will act as a President and 66 talks about election of Vice President. तो मैंने आर्टिकल 64 में जो भी बोला था वो सब आर्टिकल 65 में भी है. यहाँ पे बोला गया है कि कब वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस करेंगे. तो यहाँ पे ये बोला गया, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है ड्यू टू डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट और रेजिग्नेशन बाय द प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, तब वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं. उसके अलावा और एक ग्राउंड पे भी वाइस प्रेसिडेंट ये काम कर सकते हैं. वो ग्राउंड है अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है, बहुत दिन से प्रेसिडेंट एब्सेंट है, या प्रेसिडेंट एब्सेंट ड्यू टू हिज इलनेस. इन दैट टाइम ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट एंड कैन होल्ड द पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. पर जब वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस करेंगे तब उनको बस प्रेसिडेंट का एमोलमेंट सैलरी प्रिविलेजेस दिया जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा. यही बोलता है आर्टिकल 65. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. तो हमने आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े थे, और वहाँ पे यह लिखा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम होता है, और वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं, which includes the elected member of the parliament, that means the elected member of the both house of the parliament, then the elected members of the state legislative assemblies, and the elected member of two union territories legislative assembly, that is Delhi and Puducherry. पर यहाँ पे the election of vice president is little bit different. Here it was stated that the electoral college system in regarding to the election of vice president consists only all the members of both house of the parliament. यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. ओनली बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट के दोनों हाउस का इन्वॉल्वमेंट होगा इलेक्शन में. उसके अलावा हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये भी पढ़े थे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली इलेक्टेड मेंबर वोटिंग करता है. पर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉट ओनली द इलेक्टेड मेंबर, all the members of the parliament will vote in the election of vice president. उसके अलावा उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी है कि आफ्टर बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट ही कैन नॉट और ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट
और इन द स्टेट लेजिस्लेचर। उसका मतलब ये है वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते एंड स्टेट लेजिस्लेचर का किसी भी हाउस का मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर उन्होंने किया, अगर वो मेंबर रह चुके हैं, तब उनका एग्जिस्टिंग मेंबरशिप को रिज़ाइन करना पड़ेगा और उसके बाद ही जाके उनका वाइस प्रेसिडेंट का ओथ लेना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन भी मेंशन है, पर अगर हम प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन देखेंगे तो उसके लिए और एक आर्टिकल दिया गया था, वो था आर्टिकल 58, जहाँ पे प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन दिया गया था। बट इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एक ही आर्टिकल में सब कुछ दे दिया, लाइक आर्टिकल 66। तो यहाँ पे बोला गया कि वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन कितना तक रहेगा। तो पहले बोला गया ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, देन ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 years of age and should be qualified to be a member of Rajya Sabha. So one thing you have to remember is that in case of the eligibility relating to the president should be a qualified member of the Lok Sabha, but in case of vice president he should be a qualified member of the Rajya Sabha. प्रेसिडेंट के बारे में अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट को लोकसभा के मेंबर होने का क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, दैट मीन्स एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ही शुड बी एलिजिबल एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। पर अगर 66 में देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन, तो वहाँ पे यही बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा के मेंबर होने के लिए जितना भी एलिजिबिलिटी होना चाहिए इतना होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दैट्स वाई his eligibility also contains that he should be a eligible member of the Rajya Sabha. The next important article is Article 67 and 68, which talks about terms of Vice President and then time of holding the election of Vice President. So 67 talks about that the term of Vice President is 5 years. हमने प्रेसिडेंट के टर्म भी देखे हैं, वहाँ पे भी 5 years से और वाइस प्रेसिडेंट का भी 5 years से। पर यहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट कैन रिज़ाइन हिज ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, और जब वो रिज़ाइन करेंगे तो लेटर प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है, और रिमूव करने का प्रोसेस है बाय सिंपल मेजोरिटी इन द राज्यसभा एंड सच रेजोल्यूशन शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। अगर हम प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस देखेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास किया जाता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट को एक ही ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है, वो होता है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए ऐसा कुछ भी ग्राउंड मेंशन नहीं है, बस प्रोसेस बोला गया है इसी आर्टिकल में। ये प्रोसेस है सिंपल मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ राज्यसभा एंड सच रेजोल्यूशन ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। बट बिफोर पासिंग द रेजोल्यूशन द नोटिस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय इन द हाउस ऑफ द राज्यसभा एंड 14 days period should be given for investigation of such matter. Along with that, it was also stated that the vice president can continue his office until his successor appoints. As like president here, vice president is also having power that he can continue his office until his successor appoint. पर president के respect में हमने देखा था कि president only 6 month extend कर सकते हैं, पर यहाँ पे vice president के लिए कोई particular provisions या particular period mention नहीं है। उसके बाद आएगा आर्टिकल 68 विच टॉक्स अबाउट द टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन, कब हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का जितना भी टर्म है वो टर्म ख़त्म होने से पहले न्यू वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है ड्यू टू द रीज़न ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल, तब एज सुन एज नेक्स्ट इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, पर अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे 6 मंथ मेंशन है। So the next article is Article 69, 70, 71 and 73. 69 talks about oath of Vice President, 70 talks about discharge of President functions in contingency, and 71 talks about matters relating to the election of President and Vice President, and 73 talks about extent of executive power of the Union. तो 69 में बोला गया कि वाइस प्रेसिडेंट का ओथ प्रेसिडेंट ही लेंगे, और अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो कोई दूसरा ऑफिसर्स लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट।
उसके अलावा 70 में बोला गया, आर्टिकल 70 में बोला गया डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन कंटिजेंसीज। उसका मतलब ये है अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है ड्यू टू सम कंटिजेंसी, ड्यू टू सम अनसर्टेन इवेंट, तो यहाँ पे अगर पार्लियामेंट ने कुछ भी लॉ बनाया कि वाइस प्रेसिडेंट के काम करेंगे ड्यूरिंग कंटिजेंसी, तब वाइस प्रेसिडेंट ये काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें ये बोला गया अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट्स होता है तो वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगा और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। उसके अलावा आर्टिकल 71 में ये भी बोला गया कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में जो भी डिस्प्यूट एराइज हुआ वो तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं, पर अगर डिस्प्यूट का मेन क्वेश्चन आर रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, तब हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इलेक्शन एंड इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम आर ऑल रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट ओनली. So this is all about Article 71. Now we need to discuss about Article 73, which is very complicated, and this article did not talks about anything relating to the president or vice president. This talks about extent of executive power of the union. Union का जो भी executive power है वो कब तक extend होगा। तो हमें पता है यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहता है, प्रेसिडेंट के पास रहता है, और व्हेन प्रेसिडेंट इज एब्सेंट सच पावर शैल एक्सरसाइज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट। पर यहाँ पे ये बोला गया कि जितना भी पावर हमने अभी तक पढ़ लिया, प्रेसिडेंट के पास कौन सा पावर है, वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है, उसके अलावा ये पावर कहाँ तक एक्सटेंड होता है। तो पहले यहाँ पे ये लिखा गया कि इट शैल एक्सटेंड टू द मैटर व्हेयर पार्लियामेंट कैन मेक लॉस। पार्लियामेंट जितना भी लॉ बना के एक्सटेंड करेगा वहाँ तक ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड होगा। आज समझ लो प्रेसिडेंट के पास पार्टिकुलर 5 का पावर है, डिफेंस का पावर है, फॉरेन अफेयर्स का पावर है, कम्युनिकेशन का पावर है, एनर्जी रिलेटेड का पावर है, इंटरनेशनल रिलेशन का पावर है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस का पावर है। पर उसके अलावा अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ लॉ बनाया जहाँ पे प्रेसिडेंट का पावर को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का पावर और यूनियन एग्जीक्यूटिव का पावर एक्सटेंड होगा। उसके अलावा दूसरी प्रोविज़न में ये भी बोला गया कि यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर वहाँ तक एक्सटेंड होगा जहाँ कोई एक एग्रीमेंट बनाया गया किसी दूसरे कंट्री के साथ या कोई ट्रेटी बनाया गया किसी दूसरे कंट्री के साथ, तो वह उस एग्रीमेंट या उस ट्रेटी में जहाँ यूनियन के पावर को अगर एक्सटेंड किया गया है रिलेटिंग टू द राइट्स, ज्यूरिसडिक्शन और अथॉरिटी ऑफ द यूनियन पावर, तो वहाँ तक यूनियन का पावर एक्सटेंड होगा। आप मान लो कि बांग्लादेश और इंडिया के अंदर एक ट्रेटी हुआ है और यहाँ पे ट्रेटी या एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है कि बांग्लादेश का कुछ पार्टिकुलर एरिया इंडिया के गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। दोनों कंट्री ने मिलकर ट्रेटी बनाया कि बांग्लादेश का एक पार्टिकुलर एरिया इंडियन गवर्नमेंट विल कंट्रोल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड हो रहा है थ्रू दिस ट्रेटी। सो ऐसा अगर कुछ भी इवेंट होता है तो वहाँ पे भी यूनियन का पावर एक्सटेंड होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 73 का प्रोवाइजो एंड क्लॉज 2। प्रोवाइजो ऑफ आर्टिकल 73 टॉक्स अबाउट दैट the executive power referred in subclause A shall not save as expressly provided in this constitution or any law made by parliament extend in any state to matters with respect to which the legislature of the state has also power to make laws until otherwise provided by parliament. State and any officer or authority of a state may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which the parliament has power to make laws for that state such executive power or functions as that state or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of the constitution. तो ये प्रोवाइजो एंड सबक्लोज 2 यही बोलता है कि स्टेट में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट को जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर मिलेगा
उस पावर को यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर इफेक्ट नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली यही बोला जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे प्रोवाइजो एंड सब क्लोज 2, यहाँ पे यही बोला गया कि यूनियन के एग्जीक्यूटिव के पावर यूनियन के पास ही रहेगा। अगर स्टेट लॉ ऐसा कुछ बनाया गया जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है, तो यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट के पावर को इंक्रोच नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर को। So here the doctrine of federalism is maintained. That means हमारे concept of federalism में क्या होता है, distribution of power between union and the states. So here the union executive power and the state executive power are doing their act separately. No one is encroaching each others. तो प्रोवाइजो में यही बोला गया कि अगर जो हमने 2 कंडीशन में यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड किया, उस पावर को एक्सटेंड करने के बाद यूनियन का जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होगा वो पावर स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है जिसको किसी एक लॉ ने दिया है, उस एग्जीक्यूटिव पावर को इफेक्ट नहीं कर सकता। यही बोलता है प्रोवाइजो। उसके अलावा क्लोज 2 ने ये बोला गया कि अगर यूनियन लॉ ने, दैट मीन्स लेजिस्लेचर ने कुछ भी लॉ बनाया व्हिच आर रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, तब स्टेट क्या करेगा, वो एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करेगा। So this is all about the provisions or the article relating to the Vice President of India.